आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे युगों का दौर। यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है और इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अभी तक हमने इस पाठ में मतलब युगों के दौर में बहुत सारी बातें पढ़ चुकी हैं। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, कि मतलब किस तरह से हमारे दूसरे देशों मतलब विदेशों पर भारतीय कला और भारतीय संस्कृति का किस तरह से प्रभाव पड़ा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने इस पाठ को लिखा है और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमारे भारत की पूरी राजनीति, पूरी शिक्षा नीति के बारे में बताया है। साथ ही साथ हमारे भारत का जो भी प्राचीन इतिहास था उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो अब वो बता रहे हैं कि विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। तो इसका हमने 2 वीडियो बनाए हैं और यह इसका पहला भाग है। तो इस पर लेखक ने लिखा है कि भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई हैं, जो कि हमारे पाठ का शीर्षक है कि विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। तो जो भारतीय सभ्यता है उसने विशेष रूप से हमारा जो दक्षिण पूर्वी दिशा का जो एशिया है तो इस देशों में अपनी जड़ें जमाई है, अर्थात इन देशों में हमारी सभ्यता फैली हुई है। इस बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। और जो इस बात का जो प्रमाण है कि हमारी भारतीय सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो इस बात का प्रमाण मतलब इस बात का सबूत आज सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं। और ये जो दूसरे देश हैं जहाँ पर चंपा में, अंगकोर में, श्री विजय और भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर आज भी संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र मतलब जहाँ पर संस्कृत भाषा का अध्ययन होता है। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। और यहाँ इन देशों में जितनी भी राज्यों का उदय हुआ मतलब जितने भी राज्य बने और उनके जितने भी शासक थे, उनके जितने भी राजा थे, तो उनका जो नाम है वह भारतीय नाम है और संस्कृत के नाम पर आधारित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे। लेकिन जरूरी नहीं कि जो उनका नाम था, कि जो उनका भारतीय नाम था, तो इस आधार पर हम ये सोच लें कि वे भी विशुद्ध भारतीय थे। पर इसका इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। ये जो जितने भी राजा, जितने भी शासक हुए हैं, इनका नाम जरूर भारत और संस्कृत पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे भी भारतीय थे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जरूर ही अवश्य उनका भारतीयकरण किया होगा, अवश्य उन्होंने भारतीय कला और भारतीय संस्कृति को अपनाया होगा। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते हैं और हमारे जितने भी राजकीय समारोह है मतलब हमारे राजमहल में, राजभवन में जितने भी समारोह होते हैं तो वो भारतीय ढंग से संस्कृत भाषा में संपन्न किए जाते हैं। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में आज भी चले आ रहे हैं। तो लेखक नेहरू जी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से जो हमारे जो एशिया, दक्षिण पूर्व में एशिया के जितने भी देश थे तो उनके राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उनके सबके पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां मतलब प्राचीन डिग्री होती थी। और इनमें से कुछ डिग्रियां और कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड एक बहुत बड़ा देश है, तो न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। और जो मलाया है तो वहाँ की जो मुस्लिम रियासतें हैं तो वहाँ पर भी आज भी हमारी संस्कृत भाषा चली आ रही है। इंडोनेशिया एक देश का नाम है। तो इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। और जो इंडोनेशिया के ये जो स्थान है ये सारे हमारे भारत का जितना भी प्राचीन इतिहास है और हमारी भारत की प्राचीन कथाओं और गाथाओं से भरा हुआ है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। और जो जावा और बाली जो शहर हैं, जावा और बाली दो शहर के नाम है। तो ये जो जावा और बाली के जो मशहूर नृत्य हैं वह भी हमारे भारत से लिए गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे नृत्य कलाएं प्रस्तुत हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी,
डांडिया, ये सारे हमारे भारत के मशहूर नृत्य है। कथक भी हमारे इन सब नृत्यों में शामिल है। तो जावा और बाली के जितने भी मशहूर नृत्य हैं वो हमारे भारत से ही लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। और जो बाली है जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ है, तो इसीलिए समुद्र किनारे बसे होने के कारण जो समुद्र के किनारे की जो भी रेतीली जमीन होती है उसको हम टापू कहते हैं। तो बाली शहर के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ पर चला आ रहा है। और जो बाली है, जो शहर है, वहाँ पर अभी भी हिंदू धर्म चला आ रहा है। और हमारे भारत से भी बहुत सारे लोग भ्रमण करने के लिए बाली जाते हैं। तो फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। और साथ ही साथ जितने भी फिलीपीन देश द्वीप हैं, वहाँ की जितनी भी लेखन कला है, वहाँ पर मतलब लिखने की जो कला है वह हमारे भारत से ही ली गई है। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार हमारी भारतीय कला और संस्कृति किस प्रकार विभिन्न विभिन्न देशों में फैली हुई है, और किस प्रकार से हमारी जो संस्कृत भाषा है वह आज भी कुछ देशों में अभी भी चली आ रही है। कंबोडिया एक देश का नाम है। तो कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। वर्णमाला का मतलब होता है का, खा, गा अक्षर, जिसे हम कह सकते हैं। और जिसे तो कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेरफेर के साथ ले लिया गया है। और जो कंबोडिया है, वहाँ की जो शिक्षण पद्धति है, उसकी जो वर्णमाला है उसे भी दक्षिण भारत से लिया गया है। और जो बहुत सी संस्कृत और जो जहाँ और वहाँ पर बहुत से संस्कृत शब्दों को भी थोड़े उलटफेर करके हेरफेर करके लिया गया है। दीवानी और दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो राजा मनु थे, उन्होंने कुछ कानून बनाए थे। तो जो दीवानी और फौजदारी के जो कानून हैं, तो वो भारत के प्राचीन जो स्मृतिकार हैं मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। और साथ ही साथ लेखक ने बताया कि किस प्रकार हमारे भारत के जो प्राचीन स्मृतिकार मनु थे, तो उन्होंने जो उनके जो कानून थे, तो जिसमें दीवानी और फौजदारी के कानून थे, तो मनु के कानूनों के आधार पर कंबोडिया में भी इन्हें बनाया गया है। और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण, मतलब उसमें गौतम बुद्ध के कुछ के उपदेशों के कुछ प्रभाव है, तो बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके अब जो कंबोडिया देश की जो आधुनिक कानून व्यवस्था है, तो उसे उसी रूप में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई देता है। लेखक कह रहे हैं कि जो भारतीय प्रभाव है वो सबसे अधिक प्रकट रूप से हमारे जो प्राचीन भारतीय बस्तियों की जो भव्य कलाएं होती हैं और जो उनकी वास्तुकला होता है, तो उसमें भारतीय प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार किए गए हैं। और जो हमारे भारत की जो भव्य कलाएं, जो वास्तुकलाएं हैं, तो इन सभी के प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदर देश की जो इमारतें हैं और उनके अद्भुत मंदिर भी तैयार किए गए हैं। जावा जो शहर का नाम है, तो जावा में बोरोबुदर में बुद्ध के जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब पत्थरों पर लिखी हुई है। तो जावा शहर में जो बोरोबुदर है, वहां पर जो गौतम बुद्ध, जो भी भगवान बुद्ध, हम सभी जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो कई देशों में बहुत प्रचलित है। तो जावा में बोरोबुदर में बौद्ध की जीवन कथा, मतलब उनके जीवन के बारे में पत्थरों पर उकेरा गया है, पत्थरों पर लिखा गया है। और दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। और साथ ही साथ दूसरे स्थानों पर हमारे जो इष्ट देव हैं, भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं हैं, उनके बारे में भी पत्थरों पर नक्काशी करके उन्हें भी लिखा गया है। अंगकोर वट जगह का नाम है। तो अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। तो जो अंगकोर वट है, तो उनके विशाल मंदिर है, उनके चारों तरफ कुछ विशाल खंडहरों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें हैं, जिनके ऊपर पुल बने हैं। और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार से पत्थर में खुदा हुआ है। और यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय
कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। तो लेखक ने बताया है कि जो अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ जो विशाल खंडहर है, तो उसमें कुछ बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें बनाई गई हैं और जिनके ऊपर कुछ पुल भी बनाए गए हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा फाटक है। फाटक का मतलब होता है गेट है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गेट है जिस पर एक वृद्ध के आकार के सिर का वृद्ध आकार का सिर पत्थर में खुदा हुआ है। वहां की जो कला है उसके बारे में बताया है कि एक बहुत बड़े गेट है जिस पर एक वृद्ध का सिर पत्थर में खुदा हुआ है और यह एक आकर्षक और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक रहस्यमय है कि यह जो कंबोडियाई है वह देवतुल्य चेहरा है, मतलब यह देवताओं के समान ही यह चेहरा है, मतलब किसी देवता का ही चेहरा इस पर अंकित किया गया है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है और साथ ही साथ इस चेहरे की जो मुस्कान है जो कि उस वृद्धाकार शेर पत्थर में खुदा है, तो इस चेहरे की मुस्कान भी मोहक और थोड़ी बहुत विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया था। लेखक बता रहे हैं कि जो अंगकोर की जो प्रेरणा है वह भारत से अवश्य मिली, लेकिन उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया है, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो इनका जो विकास है, इनकी जो जो अंगकोर की जो प्रेरणा है वह भारत और खमेर प्रतिभा की मिली जुली है। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है। तो लेखक ने बताया कि जो कंबोडिया देश के जो राजा थे जिन्होंने इस इस कंबोडियाई देवतुल्य चेहरे को बनवाया था, तो उनका नाम जयवर्मन सप्तम था। तो इस प्रकार जो जयवर्मन जो नाम है ये तो हमारे भारत का नाम है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो जिस राजा ने इसे बनवाया था तो उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय था। तो जो वो राजा भले ही कंबोडिया का था लेकिन उसने बहुत सी सारी संस्कृति और कलाएं हमारे भारत से ली गई थी, या हो सकता है उसका भी भारतीयकरण हुआ हो। इसीलिए उसने इस प्रकार से भारत की उसकी कला से प्रेरणा लेकर उसने इस तरह की आकृति को बनवाया था। तो इस पार्ट में लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे भारत की जो कला है उसने किस प्रकार से हमारे विदेशों पर प्रभाव डाला है और हमारा जो विदेश है वह भारतीय कला से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। और लेखक ने बताया कि हमारे किस स्थान पर कहाँ पर हमारी भारतीय कला को देखा जा सकता है। किस प्रकार से जो कंबोडिया के जो राजा हैं जयवर्मन सप्तम, उनका नाम भी भारतीय ठेठ है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनका नाम भारतीय दिखा है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भारतीय है, लेकिन हो सकता है उन्होंने भारत की संस्कृति और भारत की कला को अपनाया है। और साथ ही साथ लेखक ने बताया कि किस तरह से हमारी जो प्राचीन संस्कृत भाषा है वह भी बहुत सारे देशों में विस्तृत है और आज भी कुछ देशों में उसका हेर फेर करके उसे वैसे ही लिया जाता है। अब इस पार्ट का पहला भाग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।